दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसएपी एमएम में परचेज रिक्विजिशन बनाने का सही तरीका क्या है? आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट था कि हम यहाँ पे एसएपी एमएम के एंड यूज़र के लेवल पे वीडियोस बनाएं या फिर एसएपी एंड यूज़र का जो कोर्स है वो बताएं कि कैसे रहता है। तो आप सभी लोगों का कमेंट्स और आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एसएपी एमएम का एंड यूज़र वाले रोल या फिर एंड यूज़र में आपको क्या-क्या काम करने रहते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है परचेज़ रिक्विजिशन। तो परचेज़ रिक्विजिशन बनाना बहुत ही ज़रूरी रहता है या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हर एंड यूज़र के लिए। तो जो भी एसएपी एमएम के प्रोक्योरमेंट के साइड में काम करता है उसके लिए परचेज़ रिक्विजिशन बनाना, ऑर्डर बनाना, ये सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं और उसके हिसाब से उसको प्रोक्योरमेंट साइकिल भी जानना ज़रूरी रहता है और प्रोक्योरमेंट साइकिल में कैसे पीआर बनता है, कैसे पीओ बनता है, कैसे पीआर से पीओ कन्वर्ट होता है, पीआर बनाने का सही तरीका क्या है और पीआर से पीओ को किस तरह कन्वर्ट करते हैं या फिर उसका जो-जो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। एक कंप्लीट गाइड एसएपी एमएम में परचेज़ रिक्विजिशन के बारे में हम आज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में काफ़ी सारे जानकारी आपके लिए मिलेगा अगर आप एंड यूज़र हैं या फिर आप अगर एसएपी एमएम के कंसल्टेंट पे भी है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा परचेज़ रिक्विजिशन के ऊपर। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस पे आपको परचेज़ रिक्विजिशन से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। हालाँकि हम यहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रिफ्रेश हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर ही आखिर तक देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं या फिर क्या-क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परचेज़ रिक्विजिशन होता क्या है? फिर हम उसके आगे जानेंगे कि परचेज़ रिक्विजिशन हम क्रिएट कैसे करेंगे? उसके बाद हम जानेंगे परचेज़ रिक्विजिशन का अप्रूवल प्रोसेस कैसा रहता है? और फिर उसके बाद हम जानेंगे एसएपी एमएम के परचेज़ रिक्विजिशन का क्या उसका जो रोल है वो रहता है। देन हम जानेंगे कि परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि एसएपी एमएम में परचेज रिक्विजिशन किसे कहा जाता है। तो एसएपी एमएम में परचेज रिक्विजिशन जो है ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जब किसी भी कंपनी को मटेरियल या फिर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होता है तो उस टाइम में हम एक परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं। तो जब भी कोई डिपार्टमेंट में किसी भी सामान या फिर किसी भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो पीआर क्रिएट करते हैं या फिर परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं। यही पीआर फिर आगे जाके अप्रूवल के लिए भेजा जाता है अगर वो अप्रूवल से रिलेटेड हो और अप्रूव होने के बाद फिर उसको हम परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे एसएपी एमएम के स्क्रीन के अंदर हम जानेंगे कैसे पीआर बनाते हैं, कैसे उसका डिफरेंट फील्ड जो है वहाँ पे रहता है। हम जानेंगे वन बाय वन हम जानेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा-सा थ्योरेटिकल या फिर इसके डेफिनिशन वाइज़ थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद जाके हम इसको स्क्रीन के ऊपर या फिर एसएपी एस/4HANA के ऊपर हम जाके इसको जानेंगे। तो आज के वीडियो में जो है हमने यहाँ पे जो आपका फ्यूरी वाला पार्ट है वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको फ्यूरी वाला पार्ट भी देखना है, अगर आपको फ्यूरी में परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में फ्यूरी कमेंट करें तो हम फ्यूरी के ऊपर जो एसएपी का जो हमारा परचेज रिक्विजिशन प्रोसेस है उसको फ्यूरी में कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम आपको एक डिटेल वीडियो उसको बनाएंगे। हालांकि सारी जो चीज़ें हैं वो सेम है, सिमिलर है जीयूआई में, यानी कि हमारा जो एसएपी सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर हम डेस्कटॉप के ऊपर जैसे ही काम करते हैं सिमिलर वे में हम इसको फ्यूरी में भी काम में लेते हैं। हालांकि वहाँ पे क्या होता है, आपको ट्रांजेक्शन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टाइल मिल जाएगा, वो टाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेम इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पे सेम जो चीज़ें हैं वहाँ पे एंटर करना रहता है। तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको जानना ज़रूरी है कि आप जानना चाहते हैं कि इसको फ्यूरी में
कैसे इसको एंटर करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर आप सपोज एंड यूजर में काम करना चाहते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको फ्यूरी में करना पड़ेगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप इसको देखना चाहते हैं फ्यूरी में ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कैसे करते हैं। तो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए या तो आप एसएपी मेन्यू से जा सकते हैं, वो डिटेल्स हम जाएंगे जब एसएपी स्क्रीन के ऊपर तब देखेंगे, या फिर आप टी कोड जो रहता है इसके लिए, इसका जो टी कोड है वो है ME51N। तो ME51N में आपको एंटर करना है, जो आपका कमांड बार रहता है वहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वहाँ पे आपको एक परचेज रिक्विजिशन का स्क्रीन दिख जाएगा। परचेज रिक्विजिशन की स्क्रीन पे आपको सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, कौन से टाइप का आप परचेज रिक्विजिशन बनाना चाहते हो। मोस्टली स्टैंडर्ड में दो टाइप का जो है डॉक्यूमेंट टाइप अवेलेबल है। एक होता है एनबी टाइप का जो स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन रहता है, और दूसरा टाइप का जो रहता है वो रहता है आरवी यानी कि आउटलाइन एग्रीमेंट। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना रहे हो उसके लिए आरवी टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, सपोज आप स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर बना रहे हो, कॉन्साइनमेंट बना रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बना रहे हो, स्टॉक ट्रांसफर बना रहे हो, उन सारे के लिए आपको जो परचेज रिक्विजिशन है वो आपको एनबी टाइप का डॉक्यूमेंट से बनाना पड़ेगा। तो ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप एंड यूजर लेवल पे जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके जो रिलेटेड डिटेल्स है या फिर मैंडेटरी डिटेल्स है वो उसको हमको भरना पड़ता है। जैसे कि आपका मटेरियल नंबर हो गया, आपका सबसे पहले अगर हम बोले तो अकाउंट असाइनमेंट हो गया, फिर आपका आइटम कैटेगरी हो गया, फिर उसके बाद में आपका जो मटेरियल नंबर हो गया, मटेरियल क्वांटिटी हो गया, फिर आपका प्लांट हो गया, स्टोरेज लोकेशन हो गया एंड परचेज ग्रुप। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी और आइटम कैटेगरी को छोड़ेंगे तो बाकी सारे जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। एक हो गया आपका जो मटेरियल हो गया वो आपका मैंडेटरी है अगर आप सर्विस टाइप पीआर नहीं बनाते हो, एंड आपका जो प्लांट एंड परचेज ग्रुप ये दोनों चीज़ आपका मैंडेटरी है यहाँ पे भरने के लिए। और उसके बाद फिर आपको डिलीवरी डेट्स डालना पड़ेगा या फिर जो सोर्स ऑफ सप्लाई है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पीआर से हमको पीओ ऑटोमेटिकली बन जाए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको पीओ में डालने नहीं पड़े, तो आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई और बाकी सारी चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर है या फिर कोई इशू है कि नहीं है। तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं, एक चेक बटन होता है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर आपका कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट अगर आपको ओके होता है, देन आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रहता है प्रोसेस, पीआर कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है पीआर का अप्रूवल प्रोसेस। तो अगर आपका पीआर अप्रूवल से रिलेटेड है, सपोज आप मैनुअली एक पीआर क्रिएट कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मैनुअल पीआर बनाते हो, पीआर अगर कोई यूजर बनाते हैं तो उसके लिए अप्रूवल नॉर्मली लगता है। अगर पीआर ऑटोमेटिक जनरेटेड है, सपोज कोई दूसरे सिस्टम से, यानी कि एसएपी में बहुत सारे इंटीग्रेशन रहता है, जैसे आपका एसएपी में एपीओ हो गया, एसएपी में एसडी हो गया, एसएपी में आपका जो पीपी हो गया, या फिर आपका एसएपी में सपोज पीएम हो गया। तो इन सारे मॉड्यूल से अगर आपका जो है परचेज रिक्विजिशन ऑटोमेटिक जनरेट होता है तो नॉर्मली सिस्टम पे उसके लिए अप्रूवल नहीं लगता है, क्योंकि नॉर्मली ये सारे जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं किसी ना किसी प्रोसेस से, तो उसके लिए हमको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अगर आपने कोई भी परचेज रिक्विजिशन मैनुअली बनाया है तो मोस्टली उसके लिए अप्रूवल जो है ज़रूरत होता है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है अप्रूवल के लिए, अगर आप परचेज रिक्विजिशन में कोई हाई अमाउंट का ऑर्डर दे रहे हैं, अगर कोई हाई वॉल्यूम का ऑर्डर दे रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए अप्रूवल जो है वो लग सकता है। तो अगर आपको ये सारी जो अप्रूवल है, अगर यहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, देन आप क्या कर सकते हो, देन आप इसको रिलीज स्ट्रैटेजी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड रिलीज स्ट्रैटेजी के हिसाब से वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है। वो रिलीज स्ट्रैटेजी अगर आपको डिटेल में देखना है कि परचेज रिक्विजिशन का रिलीज स्ट्रैटेजी कैसे होता है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो है चैनल पे,
चैनल पे सर्च कीजिए परचेज रिक्विजिशन या फिर रिलीज स्ट्रैटेजी फॉर पीआर आप सर्च कीजिए, उसका एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो फिर मैं आपको इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें रिलीज स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको उसका वीडियो आपको एक जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा आप ट्राई करें, चैनल में सर्च करने के लिए काफ़ी सारे वीडियो हैं, काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर जैसा अप्रूवल रहेगा आपका, जितना लेवल ऑफ अप्रूवल रहता है, सपोज 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल अप्रूवल्स रहता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका पीआर है उसके हिसाब से अप्रूवल लगता है। अगर मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल है तो मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल, वहाँ पे आप अप्रूवर जो रहते हैं उनको अप्रूव करना रहता है। एक बार वो अप्रूव कर दें फिर वो परचेज रिक्विजिशन को हम परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी परचेज रिक्विजिशन में रिलीज स्ट्रैटेजी रहता है, अगर आपका रिलीज स्ट्रैटेजी है या फिर आपका अप्रूवल है, देन आपको हेडर लेवल पे या फिर आइटम लेवल पे आपको रिलीज स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। तो आपको अगर इसका भी डिफरेंस देखना है कि हेडर लेवल में रिलीज क्या होता है, आइटम लेवल पे रिलीज क्या होता है, तो उसका भी वीडियो है, आप जरूर ही पीआर का रिलीज स्ट्रैटेजी देखें। वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखिए, क्योंकि रिलीज स्ट्रैटेजी जो है वो एंड यूजर के लिए ज़रूरत नहीं है। जो कंसल्टेंट लेवल के लोग हैं या फिर जो कंसल्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिलीज स्ट्रैटेजी ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम उसके लिए ऐड नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका अप्रूवल हो जाएगा देन आप परचेज रिक्विजिशन को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे जानना है, परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आप एंड यूजर लेवल पे काम कर रहे हो या फिर एंड यूजर लेवल पे अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन जो है वो इंटरनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इसको हमको किसी को सेंड करना नहीं पड़ता है, ये ओनली हमारे लिए रहता है कि हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। परचेज ऑर्डर जो है वो एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम सप्लायर या फिर वेंडर के पास भेजते हैं, जिस जो हमारा एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होता है उसको हम सप्लायर को भेजते हैं और सप्लायर इसके बदले में हमको मटेरियल सप्लाई करता है। तो दूसरा ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट, दूसरा हो गया आपका क्रिएशन पार्ट। तो क्रिएशन में आप परचेज रिक्विजिशन आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, या तो मैनुअली क्रिएट कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो सकता है, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से ये जनरेट हो सकता है। परचेज ऑर्डर कैसे बना सकते हो, सेम वे परचेज ऑर्डर भी आप दो तरीके से बना सकते हो, मैनुअली आप बना सकते हो या फिर आप एक परचेज रिक्विजिशन को जो अप्रूव्ड है उसको आप परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो ये मैंडेटरी कर देती हैं कि विदाउट ए परचेज रिक्विजिशन आप परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों में ये होता है और काफ़ी सारी कंपनी इसको या फिर डॉक्यूमेंट लेवल पे भी इसको सीमित रखती है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसको विदाउट पीआर आप नहीं बना सकते हैं, या फिर कोई कोई परचेज ऑर्डर रहते हैं उसको आप डायरेक्टली मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अप्रूवल प्रोसेस। तो अप्रूवल यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो मैनुअली क्रिएटेड पीआर है उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, या फिर अगर आप हाई बजट का पीआर जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल ज़रूरत हो सकता है। परचेज ऑर्डर में सेम चीज़ आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको एक्सटर्नली सेंड करते हो तो काफ़ी सारे परचेज ऑर्डर होते हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे परचेज रिक्विजिशन अप्रूव्ड है देन आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे दोबारा से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली नॉर्मली अगर आप मैनुअली परचेज ऑर्डर बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपको जो है अपना अप्रूवल या फिर अपना रिलीज स्ट्रैटेजी वहाँ पे लग सकता है। कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो दोनों जगहों पे यानी कि परचेज रिक्विजिशन पे एंड परचेज ऑर्डर पे रिलीज स्ट्रैटेजी लगाना चाहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक एडिशन ऑफ स्टेप हो जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा अप्रूवल के अंदर जाता है। नॉर्मली जो परचेज रिक्विजिशन अप्रूव्ड है अगर हम उसी को ही परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं देन आपको परचेज ऑर्डर में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होता है।
और अगर हम लीगलिटी की बात करें तो परचेज रिक्विजिशन में कोई लीगल ऑर्डर नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, हम किसी को सेंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई लीगलिटी का चेक नहीं होता है, काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पे लिमिटेड रहता है। वहीं परचेज ऑर्डर जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम इसको जो है हमारे सप्लायर को भेजते हैं। तो ये बेसिकली रहता है परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर का डिफरेंस। अभी चलिए हम देखते हैं कि एसएपी के स्क्रीन के ऊपर हम कैसे परचेज रिक्विजिशन बना सकते हैं और उस पर क्या क्या चीज़ें जो है हमको एंटर करना रहता है, और फिर उसको हम परचेज ऑर्डर पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप का मेथड रहता है जिससे हम परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी हम एसएपी के स्क्रीन के ऊपर हैं, ये एक हाना का स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जा सकते हैं अपने मेन्यू पाथ। तो यहाँ पे आपको एसएपी मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप एसएपी मेन्यू के अंदर से जा सकते हैं परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से आप जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर, लॉजिस्टिक्स से हमको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट से हमको जाना है परचेजिंग, परचेजिंग से हमको जाना है परचेज रिक्विजिशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, ME51N, ME52N एंड ME53N। तो हम ये तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है क्रिएट, देन होता है चेंज, देन होता है डिस्प्ले। तो सबसे पहले आप या तो यहाँ पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये जो कमांड बार है यहाँ पे सिंपली ME51 आप लिख के एंटर करने से आपको ये सेम स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये आपका एक परचेज रिक्विजिशन का स्क्रीन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर पे दिख जाएगा जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप है। तो ये एक ऑनलाइन सर्वर है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सर्वर है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स दिख रहा है। मोस्टली जो स्टैंडर्ड है वो है एनबी डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पे आपको और एक डॉक्यूमेंट टाइप मिल जाएगा, वो है आरवी टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट टाइप है जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपको शेड्यूलिंग एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको आरवी टाइप का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट टाइप हम सिलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से काफ़ी सारे फील्ड्स जो है वो पॉपुलेट होते हैं। लेकिन मोस्टली ये एडवांस लेवल का, अगर आपको सुपर यूजर लेवल का जो चीज़ें हैं एसएपी के अंदर सीखने के लिए अगर आपको चाहिए, देन आपको वो सारी चीज़ें भी सीखने को पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, हम अभी देखेंगे कि परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, तो हम एनबी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन अगर आप यहाँ पे हेडर ओपन करोगे तो हेडर पे यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आपको यहाँ पे हेडर नोट, कुछ नोट्स यहाँ पे मेंशन करना है, सपोज कौन से डिपार्टमेंट के लिए, अगर आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो यहाँ पे हेडर नोट पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम आइटम ओवरव्यू को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले आइटम ऑफ रिक्विजिशन। तो यहाँ पे आइटम ऑफ रिक्विजिशन जैसे 1 2 3 4 10 20 30 40 ऐसा आपका जो आइटम इंटरवल रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जो होता है वो है अकाउंट असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट किसके लिए होता है? अकाउंट असाइनमेंट अगर आप किसी डिपार्टमेंट के लिए इसको परचेज कर रहे हो एंड आपको इस मटेरियल को स्टोर नहीं करना है, देन आपको यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट असाइनमेंट जो है एसेट के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, सेल्स ऑर्डर के लिए, या फिर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, या फिर यहाँ पे नॉन स्टॉक के लिए, या फिर कॉस्ट सेंटर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर यहाँ पे ये मटेरियल को बाय कर रहे हो, या फिर अगर आपका ये जो परचेज रिक्विजिशन है ये दूसरे किसी डिपार्टमेंट से जनरेट हो रहा है, अगर आपका सपोज सेल्स ऑर्डर से ये जनरेट हो रहा होगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है वो यहाँ पे ले लेगा। ओके, और अगर आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के हिसाब से आप ले रहे हो तो आपका बाय डिफॉल्ट ये के ले लेगा। तो इसके हिसाब से आप अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप जो अकाउंट असाइनमेंट है उसको वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट असाइनमेंट है। दूसरा जो होता है वो है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी डिसाइड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो कैसे परचेज होना है। ठीक है, तो वो सपोज स्टैंडर्ड परचेज करना है, या फिर कॉन्साइनमेंट टाइप का परचेज है, या फिर
वहाँ पे अगर आपको सपोज स्टॉक ट्रांसफर वाला ये परचेज रिक्विजिशन है तो वो डिसाइड करता है आइटम कैटेगरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आइटम कैटेगरी जो है स्टैंडर्ड, कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी, स्टॉक ट्रांसफर, सर्विस, ये टाइप का प्रोक्योरमेंट आपका या फिर जो आइटम कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जो भी आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उसी के हिसाब से ये प्रोक्योरमेंट होगा। अगर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे के सिलेक्ट करते हो देन आपका कॉन्साइनमेंट का प्रोक्योरमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे सपोज यू सिलेक्ट करते हो देन आपका स्टॉक ट्रांसफर के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होगा। उसी के हिसाब से जो आगे आने वाले डॉक्यूमेंट है, आगे आने वाली जो फील्ड्स है वो उसी के हिसाब से आपको एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज एक मटेरियल ले लेते हैं। ये मटेरियल एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मुझे ये सिस्टम के बारे में पता है, ये मटेरियल है तो मैं इसके लिए ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मटेरियल पूछ सकते हैं, किसी से मटेरियल देख सकते हैं कैसे मटेरियल आपको लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करना है। सपोज मैं 1 क्वांटिटी एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको प्लांट एंटर करना है। तो प्लांट सपोज मैं यहाँ पे जो मेरा प्लांट है यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। आप अपने हिसाब से प्लांट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन आता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो भी आप स्किप कर सकते हो। जब आप गुड्स रिसीव करोगे इसका उस टाइम में या फिर जब आप परचेज ऑर्डर बनाओगे उस टाइम में आप स्टोरेज लोकेशन एंटर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट कॉपी होता जाएगा। परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर से गुड्स रिसिप्ट में कॉपी होता जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना जो स्टोरेज लोकेशन है। नेक्स्ट जो है वो परचेजिंग ग्रुप आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। परचेजिंग ग्रुप मैंडेटरी है। परचेजिंग ग्रुप का काम होता है कि परचेजिंग ग्रुप यानी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर एक सिंगल पर्सन होता है जो रेस्पॉन्सिबल है ये मटेरियल को परचेज करने के लिए। तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट में जो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, जैसे हमारा सपोज सेमी फिनिश मटेरियल हो गया, जैसे फिनिश मटेरियल हो गया या फिर स्टील टाइप ऑफ मटेरियल हो गया, रबर टाइप का मटेरियल हो गया। तो ये सारे मटेरियल जो लोग परचेज करते हैं उसका एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है जो नॉर्मली उसको हम बोलते हैं बायर बोलते हैं कि जो परचेज कर रहा है, राइट। तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं परचेजिंग ग्रुप के हिसाब से। तो सपोज मैं यहाँ पे 001 ले लेता हूँ परचेजिंग ग्रुप। आपको इतना जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, आपको देना है मटेरियल, क्वांटिटी, प्लांट एंड परचेज ग्रुप, इतना आपको देना है। फिर आप एंटर एक क्लिक कीजिए तो आपका ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम ऑटोमेटिकली 10 ले लिया है। टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया मटेरियल मास्टर जो है उससे। डिलीवरी डेट जो है वो आपको जो बिहाइंड द कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से पिक किया है, कौन सा डेट में आपका डिलीवरी होगा। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप भी ऑटोमेटिकली मटेरियल मास्टर से लिया है। प्लांट का जो नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिया है, स्टोरेज लोकेशन शो कर रहा है, परचेज ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक आइटम का जो टैब्स है और या फिर जो डेटा है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप ये सारी चीज़ें एंटर कर लेते हो उसके बाद आपका आइटम का जो टैब है वो ओपन हो जाता है और आइटम टैब में आप यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है मटेरियल डेटा का। मटेरियल डेटा में सारा मटेरियल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मटेरियल नंबर, मटेरियल टेक्स्ट, अगर आपका बैच है देन बैच, कोई मटेरियल ग्रुप है देन मटेरियल ग्रुप, अगर मटेरियल का सपोज सप्लायर मटेरियल नंबर आपने मेंटेन करके रखा है तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वांटिटीज एंड डेट्स। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंड डेट से रिलेटेड सारा डेटा जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है वैल्यूएशन। अगर मटेरियल प्राइसिंग से रिलेटेड है देन आपको यहाँ पे वैल्यूएशन, मटेरियल वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूएशन प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ ले रहा है आपका, जो सपोज जहाँ से आपका प्राइस पिक करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रहता है, वहाँ से आपको प्राइस पिक हो जाएगा। यहाँ पे परचेज ऑर्डर का प्राइस डू नॉट अप्लाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड्स रिसिप्ट जो है वो सिलेक्टेड मोड में है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये बेस्ड ऑन मटेरियल सिलेक्शन रहता है। इनवॉइस रिसिप्ट भी सेम आपका यहाँ पे जो है चेकबॉक्स एक्टिव है लेकिन ये आप चेंज कर सकते हो। ये भी सेम डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा आइटम कैटेगरी ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम सोर्स ऑफ सप्लाई पे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है।
अगर यहाँ पे आपका कोई सपोज मटेरियल एंड सप्लायर के कॉम्बिनेशन पे या फिर मटेरियल एंड प्लांट के कॉम्बिनेशन पे अगर आपका कोई भी सपोज मास्टर डेटा जैसे कि आपका इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन है या फिर आपने कोई इसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं नॉर्मली, वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होता है, तो अगर आपने वो बनाया है, अगर आप यहाँ पे असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर देता है इस मटेरियल एंड प्लांट के अगेंस्ट में क्या क्या डेटा या फिर डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल होगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक एग्रीमेंट जो है ये बनाया हुआ है, और ये जो वेंडर है ये हमारा फिक्स वेंडर है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्डर यूनिट है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारा चीज ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर यानी कि अगर आप आइटम कैटेगरी में यू सिलेक्ट करते हैं देन आपको यहाँ पे सप्लाई प्लांट में जो प्लांट आपका सप्लाइंग प्लांट है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेटस टैब है, तो यहाँ पे आप जो परचेज रिक्विजिशन का स्टेटस है वो देख सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे ये प्रोक्योरमेंट स्टेटस नॉट एडिटेड है, ब्लॉकिंग आईडी नो ब्लॉकिंग है, और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी जो है 0 है क्योंकि हमने अभी इसको परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया है। जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे चेंज दिख जाएगा। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है या यहाँ पे रिलीज का क्या स्टेटस है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा बायर जो हमने लिया था 001 परचेज ग्रुप वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परचेज ग्रुप है, ये हमारा बायर है और यहाँ पे इसका टेलीफोन नंबर है, किसने क्रिएट किया, यूजर आईडी, एंड कैसे क्रिएट हुआ, रियल टाइम मैनुअल मतलब किसी ने मैनुअली क्रिएट किया है। अगर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा तो यहाँ पे दूसरा जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका सीआरएम से क्रिएट अगर हुआ है या फिर प्रोजेक्ट डिमांड से क्रिएट हुआ है तो ये वहाँ पे आपको बता देगा, कौन से डेट पे क्रिएट हुआ है वो भी आपको बता देगा। आइटम लेवल पे भी टेक्स्ट होता है, अगर आपको टेक्स्ट मेंटेन करना है, आइटम के लिए कोई टेक्स्ट मेंटेन करना है, आइटम नोट मेंटेन करना है तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में आपको यहाँ पे नॉर्मली डिलीवरी एड्रेस जो है वो प्लांट एड्रेस रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको डिलीवरी किसी दूसरे जगह पे करना है तो यहाँ पे आप एड्रेस का, कस्टमर का या सप्लायर का कोई भी फील्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको डाल सकते हो। अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लायर के पास इसको भेजना है तो आप यहाँ पे एससी सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हो, अगर इसको सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली रहता है हमारा जो डेटा हम यहाँ पे एंटर करते हैं, मोस्टली परचेज रिक्वेशन का इतना डेटा रहता है। आई होप आप सबको आपको ये सारा फील्ड जो है पता चल गया। अगर आपको कोई भी चीज़ों के ऊपर डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको कोई फील्ड में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सारा जो डेटा है उसको वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। अभी हम सिस्टम को अगर चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम चेक करे इसके कोई एरर या फिर कोई हमको वार्निंग मैसेज है क्या, तो हम यहाँ पे चेक बटन है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम इन द बैकग्राउंड चेक करेगा, तो यहाँ पे ये बता रहा है नो मैसेजेस इशूड ड्यूरिंग द चेक। तो चेक के टाइम पे मैसेज कोई इशू नहीं हुआ है तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर में आपको सेव का बटन मिल जाएगा, या तो फिर आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हो इसको सेव करने के लिए। तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन जो है वो क्रिएट हो गया है। तो ये 1 4 0 639 जो है परचेज रिक्विजिशन नंबर है। अगर आपको नोट डाउन करना है आपका परचेज रिक्विजिशन नंबर, आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आपको चेक करना है तो फिर आप ME52N में जा सकते हो, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप कैसे चेक कर सकते हो परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन चेक करने के लिए /N ME5
ए का एक रिपोर्ट होता है, तो ME5 पे आप देख सकते हो कि कौन सा परचेज रिक्विजिशन है। तो यहाँ पे मटेरियल आप सिंपली डाल सकते हो। सपोज मैंने 10013 का मटेरियल डाला यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैंने प्लांट जो है उसको T110 डाला। डॉक्यूमेंट टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे NB डाला एंड यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ देन आपको, और अगर दूसरा कुछ भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 639 जो है यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन हमारा बना है, ठीक है। तो हम इसको जाते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं। आप यहाँ पे भी अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको MA53N में ले आएगा, जहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ इससे कुछ भी चेंज करना हो, सपोज मुझे यहाँ पे डिलीवरी डेट या फिर कुछ भी चेंज करना है, सपोज मुझे इसका डिलीवरी डेट चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले और चेंज का बटन है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं जा सकता हूँ /n ME52N में। तो ME52N में जाके आप सिंपली यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे सपोज मैं डिलीवरी डेट को जो है 21 तारीख का मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा परचेज रिक्विजिशन है वो चेंज हो गया है, परचेज रिक्विजिशन चेंज। तो अगर आपका यहाँ पे रिलीज रिलेटेड है देन आपको यहाँ पे हेडर सेक्शन पे, यहाँ पे आपको रिलीज स्ट्रैटेजी का एक टैब नजर आ जाएगा। अगर वो हेडर रिलेटेड है, अगर वो आइटम रिलेटेड है देन आपको यहाँ पे एक रिलीज स्ट्रैटेजी का टैब नजर आ जाएगा। उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हो अप्रूवर कौन है, फिर आपको ME54N में जाके उसको आप रिलीज कर सकते हो। ये प्रोसेस रहता है रिलीज प्रोसीजर का। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई रिलीज का स्ट्रैटेजी लगा नहीं है, तो उसके वजह से यहाँ पे रिलीज कोई ट्रिगर नहीं हुआ है। और नॉर्मली जो है कुछ स्पेसिफिक लिमिट तक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी ये वाला परचेज रिक्विजिशन था हमारा, ओके। तो ये वाला परचेज रिक्विजिशन में अगर हमको डिलीवरी डेट यहाँ पे चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये डिलीवरी डेट जो है वो चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे ME53N में जाते हैं तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अदर्स में जाना है, 1 2 3 4 एंड 6 3 9। स्पेस ज़्यादा लग गया है तो आपको ये चेक करना है, स्पेस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा क्वांटिटी 1 है, इसी के लिए हमारा कोई नॉर्मली हमको यहाँ पे कोई रिलीज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो परचेज रिक्विजिशन है अगर वो रिलीज से रिलेटेड हो देन आप हेडर सेक्शन में या फिर आइटम सेक्शन में चेक कर सकते हैं अगर ये रिलीज हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं है तो जब आप परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जाओगे तो उस टाइम में आपको वो एरर दिखाएगा कि ये जो परचेज रिक्विजिशन है वो रिलीज नहीं है, आपको रिलीज करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा जो परचेज रिक्विजिशन है। परचेज रिक्विजिशन का जो डिटेल्स है वो वो मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप उसके ऊपर बताइए, क्योंकि अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि परचेज ऑर्डर के डिटेल सेम हम जानेंगे। परचेज ऑर्डर के ऊपर जानेंगे क्या क्या चीज़ें परचेज ऑर्डर का रहता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हमारा एंड यूज़र के लिए ज़रूरी है वो भी हम 1 बाय 1 सारे क्लासेस जो है वीकली वंस आएगा। ज़रूर ही अगर आपने इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने यहाँ पे अगर बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए, क्योंकि आपको हफ्ते में एक बार ये क्लास आएगा जो एंड यूज़र लेवल का कोर्स है, वो हफ्ते में एक क्लास आएगा, लेकिन हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका परचेज रिक्विजिशन बन गया है। अगर आपको अभी इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी लेट्स से मल्टीपल वेज है जैसे आप परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रहता है
ME59N का ट्रांजेक्शन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर फ्रॉम द परचेज रिक्विजिशन। तो अगर आप यहाँ पे प्लांट ले लेंगे या फिर कोई भी अलग डिटेल्स है, आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं एंड आप इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे हम अगर दे देते हैं तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि कौन सा परचेज रिक्विजिशन अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑटोमेटिक कन्वर्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, तो वो भी हम देखेंगे एक कोई क्लास में हम उसको भी देखेंगे। तो नॉर्मली अगर वो सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होता है, देन आपको यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाएगा और दिखाएगा कि कितना परचेज रिक्विजिशन है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया वन वे टू कन्वर्ट। और एक है हमारा, तो यहाँ पे आप मल्टीपल परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल करना है तो ME58 पे आप जा सकते हो। ME58 भी यहाँ पे ऑर्डरिंग असाइंड परचेज रिक्विजिशन, तो यहाँ पे सिंगल परचेज रिक्विजिशन डाल के आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ME58 एंड ME59 दो ट्रांजेक्शन है। और तीसरा जो चीज़ है वो हम ME21N में जाके परचेज रिक्विजिशन से ME21 में जाके हम परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस से परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी तरीके का मेथड होता है जैसे आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट में स्क्रॉल करके यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन का फील्ड है, अगर आप यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन डाल दोगे और यहाँ पे रिक्विजिशन का आइटम डालना पड़ता है। अगर आपका मल्टीपल परचेज रिक्विजिशन नंबर है देन आपको यहाँ पे रिक्विजिशन नंबर भी देना पड़ेगा। सपोज आपका डिफरेंट लाइन आइटम है 10, 20, 30, 40 ऐसा करके है, तो आपको यहाँ पे रिक्विजिशन का आइटम नंबर भी देना पड़ेगा। हमारा एक ही लाइन आइटम है तो हमको देने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है वो सारा डेटा जो है वो आपको यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सारा डेटा जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल, क्वांटिटी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप, कंपनी कोड, सप्लायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लांट, स्टोरेज लोकेशन। तो ये सारा डिटेल्स जो है परचेज रिक्विजिशन से कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप बॉटम में भी देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स ओपन हो गए हैं। तो वो परचेज ऑर्डर के क्लास में हम जानेंगे ये डिफरेंट टैब्स क्या होता है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो बेसिकली इस तरह से आप परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। और एक वे होता है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का, आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे आपने परचेज ऑर्डर का स्क्रीन ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करना है। यहाँ पे आपको जो वेरिएंट है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो परचेज रिक्विजिशन। देन आपको ये परचेज रिक्विजिशन यहाँ पे एंटर करने के लिए देगा कौन सा परचेज रिक्विजिशन है, आइटम नंबर, या फिर आइटम नंबर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे देन आपको यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन का नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन आइटम है, सपोज मल्टीपल लाइन आइटम है, देन दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट परचेज रिक्विजिशन टू परचेज ऑर्डर। नॉर्मली अगर आपको मल्टीपल लाइन आइटम के लिए बनाना है और आप यहाँ पे रेफरेंस लेते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे रिक्विजिशन नंबर और उसका परचेज रिक्विजिशन यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका मल्टीपल लाइन आइटम है देन दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट इट टू द परचेज ऑर्डर। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अडॉप्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन आइटम है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप जब टेस्टिंग कर रहे हो तो आप ये टेस्टिंग करो, यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन जो बना रहे हो यहाँ पे मल्टीपल लाइन आइटम पे परचेज रिक्विजिशन बनाओ। एंड यहाँ पे ये वाला मेथड जो है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू से आप यहाँ पे अडॉप्ट करने की ट्राई करो तो ये हो जाएगा। या तो फिर आप ये इसको अडॉप्ट कर सकते हो या फिर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे बास्केट पे भी डाल सकते हो। ये भी एक वे ऑफ क्रिएटिंग होता है। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट परचेज ऑर्डर, सपोज आपने परचेज ऑर्डर सर्च किया, यहाँ पे मल्टीपल परचेज ऑर्डर आपको परचेज रिक्विजिशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके होल्ड करो
एंड आप यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट करोगे तब भी ये आपका हो जाएगा। वो भी मेथड हम देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन कर दिया, सिलेक्ट किया रिक्विजिशन, यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सेम चीज आपको यहाँ पे पकड़ना है, इसको जाके यहाँ पे ऐड कर देना है। सेम चीज ये यहाँ पे सारा जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो ऐसे आप जो है परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम परचेज ऑर्डर सेव नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम परचेज ऑर्डर के डिटेल्स में बारे में जानेंगे तब हम देखेंगे कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स रहता है। मेथड मैंने आपको बता दिया परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, हम आपको मैनुअली भी क्रिएट करके यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर कैसे बनता है वो भी हम प्रोसेस देखेंगे। दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आपको समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, आप पीआर एंड पीओ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ के ऊपर डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे परचेज ऑर्डर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।